मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं, मस्त हैं, बढ़िया हैं। आप भी कहेंगे सर रोज यही डायलॉग बोलते हो। मुझे डायलॉग ही पसंद है। आइए देखिए मेरे बच्चे, आज हम आगे बढ़ रहे हैं जहां हम सीखेंगे परसेंटेज में जो टाइप चल रही थी उससे आगे की कहानी। आइए मेरे बच्चे, सीखते हैं आगे। देखिए यार, सेम ही सवाल है जो पीछे चल रहा था। देखिए मेरे राजा, कहता है एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष आय का रिमेनिंग इनकम का रिमेनिंग इनकम का 4/13 हिस्सा परिवहन पर खर्च करता है। 4/13 ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट। कुछ अन्य खर्च भी करता है, लेकिन साथ ही 63 रुपये प्रति माह बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि के 20% के बराबर है। तो उसका मासिक आय क्या है? देखिए यार, जो भी मेरे बच्चे उसकी मंथली इनकम रही होगी, मंथली इनकम मान लीजिए ₹1 रही होगी, तो कह रहे हैं इसका 35% भोजन पर। 35% का मतलब है ना 7/20। तो 7/20 भाग भोजन पर खर्च करता है, यानी 20 में से 7 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 13/20। और शेष आएगा 4/13 हिस्सा। शेष आएगा 4/13 हिस्सा, यानी 13 में से 4 हिस्सा वो परिवहन पर खर्च करता है, तो बचा कितना मेरे बच्चे? 9/13। लेकिन कहते हैं इसके बाद भी कुछ खर्चे हैं। बहुत बढ़िया। अगली लाइन पढ़ना। कहता है लेकिन साथ ही 6300 रुपये प्रति माह बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद, तो इस इनकम में से भोजन हटा दिया, परिवहन हटा दिया, खर्च करने के बाद बची हुई राशि के 20% के बराबर है। कहता है अब जो ये राशि बची हुई है इसके 20%, 20% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 1/5, इसके बराबर है ये क्या मेरे बच्चे? 6300। और सवाल में कह रहा है जी बता दो इनकम कितनी होगी। तो देखो यार, 9×7 = 63, 13 से 13 उड़ा। अब मैं ये तो समझ ही गया कि भाई देखो, 2 जीरो तो ये हो गई, 1 जीरो ये हो गई, 5 दूनी 10 करेंगे, 1 जीरो, यानी 4 जीरो तो मेरी आंसर में होंगी ही होंगी। और 4 जीरो एक ही ऑप्शन में, दैट इज बी ऑप्शन। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, ए फादर गिव्स 8% ऑफ हिज मंथली इनकम टू बोथ हिज सन्स। कहता है एक पिता अपनी टोटल इनकम का 8% अपने दोनों बच्चों को देता है एज पॉकेट मनी। द एल्डर गेट्स 85% ऑफ द टोटल अमाउंट गिवन टू बोथ द सन्स। देखिए यार, एक फादर के पास मान लेते हैं F रुपए। कहता है इसका 8%, 8% की फ्रैक्शन 2/25। कहता है 8% पैसा वो अपनी मंथली इनकम का दोनों बच्चों को पॉकेट मनी में देता है, यानी जो फादर की इनकम होगी उसका 2/25 भाग दोनों बच्चों को कुल मिला के मिलेगा। और कहता है दोनों बच्चों को जो कुल मिला के मिलेगा उसमें भी 85%, दोनों का टोटल का 85% बड़े केस से, यानी 17/20, इतना ऐसा बड़े केस से। तो इसका 17/20 रुपया तो केवल बड़े को ही मिलने लग रहा है। ये भी बात सही। दोनों को जितना पैसा मिला उसका 17/20 हिस्सा बड़े को, यानी ये पैसा कुल मिला के फादर ने जो पॉकेट मनी दी उसमें बड़े का हिस्सा है। अब कह रहा है जो बड़ा है उसके लिए ही स्पेंड्स 90% ऑफ द अमाउंट। और कहता है वो जो उसके पास पैसा है इसका 90% वो खर्च कर दे रहा है। 90% की फ्रैक्शन 9/10, यानी 10 में से 9 खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना? 1/10। एंड सेव्स ₹17, और कह रहा है 17 रुपए बचा ले रहा है। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 17 रुपए बचा ले रहा है। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ फादर? तो उसके फादर की मंथली इनकम क्या है? देखिए मेरे बच्चे, 17 से 17 उड़ा, 2 से काटा 10, अब समझ में आई गया 25,000 होगा ना, मतलब 2500, 10 10 100, 2500 मेरा राइट आंसर होगा। यानी उसके फादर की मंथली इनकम थी मेरे प्यारे बच्चों 2500। हाँ है ना? देखिए दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है? Pranav gave 30% of the money he had to his wife। कहता है प्रणव के पास जितना भी पैसा है, प्रणव के पास जितना भी पैसा है उसका 30%, प्रणव के पास जितना भी पैसा है उसका 30% वो उसकी पत्नी को दे देता है। एंड 86% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज 2 चिल्ड्रन। और बचे हुए का 86% अपने दोनों बच्चों को दे दिया। कहता प्रणव ने अपनी पत्नी को 30% पैसा दिया, यानी उसके पास ₹1 थे तो 30% उसने अपनी वाइफ को दे दिया। 30% उसने अपनी वाइफ को दे दिया, और बाकी का 86%, यानी 10 में से 3 दे दिया तो बचा कितना? 7। कहता बाकी का 86% अपने दोनों बच्चों को दे दिया। तो 86% की फ्रैक्शन बनाओगे तो भैया तो 2 पे ही आएगा, तो 43/50, यानी 50 में से 43, जो मतलब बचे 50 थे तो उसमें से 43 दे दिया उसने दोनों बच्चों को, तो बचे कितने? 7/50। और कह रहा है बची हुई आधी रकम का, हाफ ऑफ द अमाउंट लेफ्ट, यानी जो बची हुई इसका आधा उसने दूसरी चीजों पे खर्च कर दिया। यानी ₹2 बचे थे तो उसमें से एक और खर्च कर दिया, तो अब बचे कितने होंगे? एक। इतना पैसा बच गया।
तो कहता है जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 98,000 है। वो 98,000, 49 दूनी 98। अब इनकम कितनी है? 2 दूनी 4, 4 5 20, है ना? उसके बाद जीरो लगनी। 3 तो ये थी, और भाई 2 5 10, 100 और 3 जीरो ये, यानी 2 नहीं 20 लाख मेरा राइट आंसर। यानी ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। आइए मेरे बच्चे, कहता है भवानी spent 15% of his monthly income on kids education and 20% on food। कहता है भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च कर दिया। देखिए यहां गड़बड़ क्या है कि दोनों ही 15% और 20% दोनों ही टोटल इनकम का था। तो इसका मतलब भवानी की अगर इनकम 20 रुपए रही होगी तो इसका 15 और 20 35% उसने खर्च कर दिया, यानी 7/20 खर्चा कर दिया। अब आगे उसने वर्ड लिखा शेष का, रिमेनिंग का 40%। तो अब हमें शेष निकालना होगा, तो 20 में से 7 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 13/20। अब आगे कह रहा है कि शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च कर दिया। ये शेष का ही चल रहा है, 40 और 30 दोनों, यानी 70% उसने खर्च कर दिया। यानी जो बचा है उसी का 40% और उसी का ही 30%। ये बात ध्यान से समझना, बचे हुए का ही 40% और बचे हुए का ही 30%, यानी 70% उसने फिर खर्चा कर दिया, मतलब 7/10। आपने कहा मामला तो ये भी सेट है। इसका मतलब मेरे बच्चे 10 में से 7 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 3/10। ये बात भी ओके। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपए बचे। कहता अब बचे हैं 10,257। ये तो है सवाल का कति डिटेल रूप, जहां कोई दिमाग इधर उधर नहीं लगाया, जो सवाल ने कहा वो हमने कार्रवाई की। अब मेरे राजा आप इस बात को समझना क्या कि भाई भावना की इनकम हमसे पूछी है तो ये हो जाएगी 10,257 गुना 20 दाई 200 और बटे आएगा 13×3 = 39। थोड़ी सी समझ रखना क्या कि भाई आखिर में 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, उसे तो कोई माइकलाल रोक नहीं सकता, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं। ये भी मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि 3 जीरो नहीं बनेंगे, कारण क्योंकि ये ओड नंबर है तो 1 जीरो और नहीं ला पाएगा, है ना? या 5 होता तब बनाते। तो मैं फंस गया ए और सी में। अब मुझे एक बात बताना, 39 किसी भी हाल में 200 को तो काटेगा नहीं, इसका मतलब काटा होगा इसको, तो इसके जो भी आंसर होगा उसका कोई यूनिट डिजिट होगा। तो सोच के देखो 9 को किससे गुना किया होगा कि 7 आ जाए यूनिट डिजिट। 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 3 27, 3 पे 9 चौक 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 93, कोई नहीं बन रहा 3 के अलावा। यानी ये हर हाल में कट के 3 आया होगा और 3 को 2 से गुना किया होगा तो बना होगा 6, यानी 0 0 आखिरी अंक आया होगा 0 का 6। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। हम कैलकुलेशन में स्मार्टनेस दिखा सकते थे, वो हमने दिखाया। कहता है एक परिवार अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष राशि में से परिवार 50% घरेलू पर। देखिए कहता है एक परिवार अपनी मासिक आय का 20% घर किराए पर खर्च करता है, तो जो उसकी मंथली इनकम होगी उसका 20% 1/5, यानी 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 4/5। अब कहता है जी जो शेष राशि है, जो शेष राशि है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से परिवहन पर 50% और घरेलू पे 20, 50 और 20 70% खर्च कर दिया, यानी 7/10 का खर्चा कर दिया। यानी बचे हुए में अगर 7 का खर्चा कर दिया तो बचा कितना? 3 का। तो इतना खर्चा हमारा बच गया। बिल्कुल ठीक है। देखिए बचे हुए पे ही 50 और 20 इकट्ठा था, यानी बचे हुए का ही 50 था, उसी का ही 20 था। ऐसा नहीं था कि पहले 50 करो फिर जो बचा उसका 20 करो। बातों को समझना, लैंग्वेज को। अब कहता है उसकी मासिक बचत 6600 रुपए, तो परिवार की कुल मासिक आय याद करो। तो भैया ये बचत है, ये 6600 है, तो सवाल में कह रहा है जी कुपेड़ करके दे दो आंसर। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ 11 मौजूद है, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 4 3 से कट नहीं रहा। तो मेरे राजा ये 11 से भाग नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये चला जाएगा, क्योंकि 2 और 5 7 7 है, खत्म। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, अदरवाइज कैलकुलेट करेंगे। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ डे 1 ऑफ ए मंथ राजेश हैज 500 एग्स। महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे थे, वह दिन के अंत तक 20 अंडे बेच देता है। कहता है महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे थे। ठीक है जी। सवाल में कह रहा है वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है।
यानी 1/5 बेच दिए तो बचे कितने जी, 4/5। लेकिन अगले दिन सुबह जाता है और अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे इसके अंदर जोड़ देता है। तो 20% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 20/100, यानी अगर 100 अंडे थे तो 20 के अंदर उसने जोड़ दिए, तब अंडों की संख्या होगी 100 जमा 20/100। कहता अगले दिन के अंत में फिर 20% अंडे बेच देता है, यानी 1/5 बेच दिए इसके, तो बचे 4/5। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक भी जारी रहा। तो पहले दिन के एंड में ये रहा, दूसरे महीने के एंड में, दूसरे दिन के एंड में ये रहा, तीसरे दिन सुबह उसने फिर से जोड़ दिए होंगे, तो 100+B/100, और तीसरे दिन के एंड पे फिर 1/5 बेच दिए होंगे, तो 4/5। आराम से समझो इस कहानी को क्या कह रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये वाली वैल्यू हमारी कुल मिला के दे रखी है किसके बराबर, 1024 अंडों के बराबर। तो मैं यहाँ 1024 अंडों के बराबर देना है, तो यहाँ जगह बची नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। तो ये बराबर है 1024। अब आप जानते हैं ये 4 4 4, ये 64 हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये होता है 2 की पावर 10, और 2 2 2, यह आ गया 2 की पावर 6। काटने जाओगे तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 4, यहाँ सिर्फ 2 की पावर 4 बचा काटने के बाद। तो ये 4 4 4 कट गया, बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चे 500 से 500 कट गया, ये बात भी सही है। अब मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो यहाँ 100 जमा 20, 100 जमा 20, तो ये आएगा 100 जमा B का स्क्वायर। बड़े आराम से मेरी बात को सुनना। और यहां देखोगे तो पांचों पांचों 2500 आया, और वहां आ गया 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है जी, 16। तो अगर ध्यान दोगे तो 100+B को की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी रूट निकालेंगे, 2500 का वर्गमूल 50 और 16 का वर्गमूल 4। तो 50 और 4 मेरे बच्चे कितना है, 200। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे यहां से B की जो वैल्यू आएगी निकल के, वो आ जाएगी 100, और यही आपसे सवाल में पूछा गया। देखिए दूसरा काम आप यहाँ जो कर सकते थे इसी सवाल को और तेजी से निपटाने के लिए, वो काम आप यहाँ ये कर सकते थे कि सर हम इसमें, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये तो मैंने पूरा डिटेल सोल्व करा दिया। अगर इसी चीज़ को मैं एग्जाम में बैठ के कर रहा होता इस सवाल को, जो कि ये CHSL में आया, तो फिर मेरी क्या टेक्निक होती सवाल को करने की। तो उस समय मेरी टेक्निक ये रहती सवाल को करने की कि भाई मान लो उसके पास नहीं, मान क्या लो उसके पास 500 अंडे थे, पहली बार 20% बिक गए, तो भैया 4/5 बचे। अब नेक्स्ट टाइम उसने इसमें 20% जोड़ दिए, तो उस 20% को जोड़ने की फ्रैक्शन बदली को मैं सीधा F लिख दे रहा हूं। फिर 20% बेच दिए तो 4/5, फिर 20% जोड़ दिए तो उस 20% जोड़ने की फ्रैक्शन को ही मैं F मान ले रहा हूं, उसका फिर 4/5, और अल्टीमेटली जो गेम हुआ वो 1024 है। अब इसका फायदा ही हुआ कि पांचों 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 25, 125 को इससे 500 से काटोगे 4, तो 4 4 4 4 ये आएगा 4 की पावर 4। 4 की पावर 4, 1 2 3 4, तो 4 की पावर 4 क्या होता है भाई, 2 की पावर 8। देखना भाई यही ना। और यहां देखेंगे तो यह है मेरे भाई 2 की पावर 10। तो जब इसे काटोगे तो सीधा बचेगा 2 की घातांक 2, और यहाँ F×F और यहाँ बचेगा 2 की घातांक 2। तो यहाँ से फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे बच्चे 2। अगर फ्रैक्शन की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब 2/1 है। मतलब कोई चीज 1 से 2 हुई तो कितने का ग्रोथ हुआ, 1 का, और 1 का ग्रोथ 1 पे क्या कहलाएगा, 100%। तो दूसरा तरीका ये था, आप समझना चाहें तो, यानी मर्जी आपकी, आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली टैकल कर रहे हैं, मैटर वो करता है। अब आते हैं मेरे बच्चे लेवल 3 पे। देखिए कह रहा है सीवा मंथली सैलरी इज रुपीज दिस। यहां पे चीजों को ना एक्चुअल डाटा से रिलेट कर रखा है। अब भाई 75,000 रुपये उसका मासिक वेतन है, ठीक है जी, 75,000 रुपये उसकी सैलरी है। 75,000 रुपये मेरे बच्चों सैलरी। कह रहा है 12,000 रुपये घरेलू सामान पर, 14,000 रुपये LIC पर, म्यूचुअल फंड पे 15,000, और अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और 10,000 रुपये विविध खर्चों के लिए खर्च करता है, विविध खर्चों के लिए रखता है। उसकी बचत 21,000 रुपये प्रति माह है, और बाकी रकम अनाथालय को देता है। 21,000 उसकी बचत है। तो भाई जोड़ेंगे इन्हें तो देखो, 5 4 9 और 2 11, और 1 12 का 2 हासिल 1 2 और 1 3, 1 4 5 6 7, यानी मेरे बच्चे कुल मिला के 72,000 का उसका खर्चा है। 75,000 की कमाई, 72,000 का टोटल सेविंग वेविंग लगा के उसका सारा हिसाब 72,000 का बैठा। तो 3,000 की कुल मिला के बाकी रिमेनिंग बच रहा हिस्सा, और कह रहा है 3,000 वो डोनेट कर रहा है। तो कहता है राजा बाबू कितना परसेंट हुआ, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 25 75, तो 1/25, 1/25 मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ, 4%। और यही मेरे बच्चे मेरे सवाल का हिस्सा है।
तो अब जो लेवल 3 के क्वेश्चन है यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे एक व्यक्ति 75,000 रुपए कमाता है। मैं पहले डिटेल बताता हूँ आपको पूरी तरीके से, फिर शॉर्ट समझाऊंगा। कहता जी 10% इसमें से बचत कर लेता है। तो भैया 75,000 रुपए में से 10% अगर बचत हो गई तो बचा कितना? 9/10 इतना खर्चा करेगा। अब कह रहा है जो खर्चा हुआ है उसमें 30% खर्चा, 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर, यानी खर्चे का 30% वो इनकर्ड ऑन एजुकेशन। कहता है 30% व्यय शिक्षा पर किया जाता है, यानी जितना भी खर्चा हो रहा है, वैसे यहां लिखा ही होना चाहिए 30% व्यय का शिक्षा पर खर्च किया जाता है। इस लैंग्वेज को ऐसे लिखा होना था। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, शिक्षा पे जो खर्चा हो गया वो हो गया आपका इस खर्चे का 30%। 30% माने 3/10। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब यहां ध्यान देना, कहता है 30% व्यय शिक्षा पर खर्च किया जाता है, जबकि 30,375 रुपए स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। आराम से समझना, मैं ये कह रहा हूं मान लो 100 रुपए आपकी कमाई थी, आपने 10% बचत कर ली, यानी 90 आपका खर्चा है। इस 90 में मान लो 30 रुपए आपने एजुकेशन पे खर्च कर दिया। तो अब जो बाकी खर्चा बच गया होगा उसमें से आपने एक और 30,750 रुपए खर्च किया। तो यहां मुझे ये बात पता थी कि भाई बचत हटाने के बाद इतना खर्चा था, और इस खर्चे का 30% यानी 3/10, मतलब जो खर्चा था उसमें से 3 एजुकेशन पे हो तो उसे हटा दे तो बाकी खर्चा इतना बच गया था। आपने कहा ओके रिपोर्ट, अब कैलकुलेट करते हैं। देखो जी, तो जो दी, अब ध्यान देना भाई, 9×7 = 63 गुना 75। देखो 75 को 63 से गुना करना, कैसे कर लो आप इसे, पता कैसे करो? वैसे तो ये आसान है, आपने अगर सीखा है तो हम करते क्या थे, 3×5 = 15 हासिल 1, फिर 3×7 = 21 और 6×5 = 30, 3×7 = 21 और 6×5 = 30, 30 और 21 कितना हुआ 51, 51 और 1 52 हासिल 5, फिर 7×6 = 42, 42 और 5 47, तो ये आता था 4725। तो इसे निकालोगे तो 4725 आएगा, 4725 और उसके बाद एक जीरो। आप आराम से टेंशन फ्री रहे, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। और मोटी बात भाषा में इसे समझाऊं तो यूं कह सकता हूं, भाई 75 से 63 को कर रहे हैं तो 75 को 25 गुना 3 गुना 63 कर दो यार, कौन मना करेगा तुम्हें? अब कर लो आसानी से, पहले 3 को कर दो फिर 25 को। आई, यानी एजुकेशन खर्चा हटा दिया, सेविंग हटाने के बाद इतना पैसा बचा हुआ था, इसमें से भी 30,375 रुपए उसने स्वास्थ्य पर खर्च कर दी। 10 में 5 गया 5, 14 में 7 गया 7, 11 में से 3 गया 8, यहाँ 6 बचा, यहाँ 1 बचा, तो यानी 16,875 रुपए अब इस खर्चे के बाद रह गया। यानी जो खर्चा बचा था उसमें से 30,375 हटाने के बाद जो बचा वो भोजन पर खर्च हुआ, तो बचा 16,875। तो कह रहा है 16,875, 16,875 कुल आय में, कुल आय थी मेरे भाई 75,000, इसका कितना परसेंट? आप टेंशन नहीं लेना, सोच समझा रहा हूं। कहता कितना परसेंट? देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काटा है ना, 25 से काटेंगे तो 25×3 = 75, जीरो, 25×6 = 150, बचा 18 तो 187, 25×7 = 175, 175 घटाओगे तो ये आएगा 12, 25×5 = 125। अब 3 से भाग दोगे, 3×2 = 6, 3×2 = 6, 3×5 = 15 और बटे 10 था तो ये आएगा 22.5। तो मेरे बच्चे राइट आंसर आ जाएगा 22.5%। ये तो है इस सवाल का डिटेल करने का तरीका। अब इसी सवाल को मेरे बच्चे अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं आपको तो मैं यूं कहूंगा कि यार हर चीज जब आखिरी में कंपैरिजन में डाली गई है, लास्ट में उसने हमसे पूछा कितना परसेंट वो खर्चा होगा, खाने का खर्चा टोटल इनकम का कितना परसेंट होगा, तो कंपैरिजन है तो रियल वैल्यू से टकराना ही नहीं है हमें। तो हम ये देखते हैं कि यार 75,000 रुपए थी उसकी इनकम, इस 75,000 रुपए इनकम में जो 30,375 है, अब कहानी यहां घुमाना तुम कि भाई उसने हमसे जो पूछा है ना, वो ये पूछा कि कुल आय में भोजन पर व्यय का प्रतिशत क्या है, यानी उसकी इनकम में भोजन पर व्यय कितना है ये बताना है। तो मेरे बच्चों एक बात समझना, हमें 75,000 की भी जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मान लेते हैं उसकी इनकम 100 है, क्योंकि मुझसे लास्ट में जो वैल्यू पूछना चाह रहा है ना, वो इसी 100 पे पूछना चाह रहा है, तो मैं इसी को फाइनल इनकम मान ले रहा हूं कि भाई फाइनल इनकम उसकी 100 रुपए या 100 है। अब वो कह रहा है 100 में सेविंग कर ले रहा है 10%। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, सेविंग हो गई 10%, तो रिमेनिंग हिस्सा कितना बचा? तो 90% बचा। अब कहता है जी जो रिमेनिंग है यानी 90 है, इसका 30% वो खर्च कर रहा है एजुकेशन पे। तो एजुकेशन पे CATI1, तो एजुकेशन पे मेरे प्यारे बच्चों जो खर्च कर रहा है वो 90 का 30% खर्च कर रहा है, मतलब 27 का खर्चा कर रहा है। 90 पे 30% वो एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, तो 90 का 30% यानी 27 खर्चा कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यार एजुकेशन पे जो उसका टोटल पे खर्चा है वो 27% है।
भाई बचे हुए का तो 30% है, लेकिन टोटल का देखोगे तो 2700 पे 27% हुआ। मेरी बात समझे, बचे हुए खर्चे का तो 30% है, लेकिन इसका 27% है। हमने क्या जी सेटल मांगा। अब कह रहा है जबकि 30,375 रुपए स्वास्थ्य पर खर्च करता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई 75,000 जो इनकम है, इस पे 30,375 रुपए कितना परसेंट बना, ये चेक कर लेते हैं। तो चेक करने जाओगे तो 25 से उड़ाते हैं, 3 जीरो को बाद में देखेंगे। 25 3 75, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, हाँ जी बचा कितना 5, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 5 125, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, ना जाने की जीरो, 3 5 15, 405 है ना। और परसेंटेज निकालना था तो गुना 100, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो था तो 40.5%। मैंने मेरे प्यारे बच्चों उस कैलकुलेशन को घुमाने के लिए वहां से एक्चुअल परसेंटेज निकाल दिया। क्या, मैंने ये चेक कर दिया कि भाई ये जो 30,375 रुपए जो उसने हेल्थ पे खर्च किया है, ये टोटल इनकम का कितना परसेंट है। तो मेरे बच्चे ये हमारे पास निकल के आया कि टोटल इनकम का जो हेल्थ पे खर्चा है, हेल्थ पे जो खर्चा है वो 40.5% है। तब इनकम बची कितनी है, तो देखो 40 और 20 60 और 10 70 और 7 77.5, यानी 77.5% तो इनकम का हिसाब हो गया। तो 100 में से 77.5 का हिसाब हो गया, तो बचा कितना 22.5 का। तो यानी ये जो 22.5% इनकम है, ये कहीं ना कहीं खर्च हुई होगी, और यही वो इनकम है जो भोजन पे खर्च हुई होगी, और यही हमसे सवाल में पूछ रहा है। यानी मैंने क्या किया, यहाँ हर एक चीज को पहले ही परसेंटेज में निकाल दिया, क्योंकि लास्ट में मुझसे परसेंटेज पूछा था। देखो यार, सवाल में क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि स्वास्थ्य अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि, बाकी राशि भोजन किराए पर खर्च कर देता है। वो नंग रंग नियारे रंग नियारे। आइए मेरे बच्चे, कहता है स्वास्तिक से 20% ऑफ हिज इनकम। तो मान लेते हैं अगर उसकी इनकम 100 रुपए है या 100% है, तो कहता है 20% तो उसने खर्च कर दिया किस पे, नहीं सेविंग है 20%। तो सेविंग है मेरे बच्चे 20%। आराम से समझना, मैं डिटेल भी समझा दूंगा। तो 20% तो सेविंग हो गई, और बाकी अमाउंट उसने फूड रेंट एजुकेशन पे स्पेंड किया। 15% ऑफ द इनकम इज स्पेंट ऑन फूड, while 12,800 is spent on this and this and this and this. अब कह रहा है द अमाउंट स्पेंट ऑन शॉपिंग, द अमाउंट स्पेंट ऑन शॉपिंग इज 11.25% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। ध्यान देना, कहता है खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल व्यय का, कुल व्यय का 11.25% है। तो मेरे बच्चे अगर 20% बचा है, तो नेचुरल सी बात है 80% खर्च किया होगा। आपने कहा हाँ, जवाब तो सही है, 80% खर्च किया होगा। अब कह रहा है जो खर्चा किया है उसका 11.25%, उसने केवल शॉपिंग पे खर्च किया, तो 11.25% निकालेंगे तो 11 चौक 44 और एक 45/4, 45/4%। परसेंट का मतलब बटा 100। देखो यार, 5 नहीं 45, 5 20 100, 20 चौक 80, 80 से 80 का यानी 9। तो मैं ये कह सकता हूं कि शॉपिंग पे जो उसका खर्चा है ना, ध्यान देना मेरी बात पे, शॉपिंग पे जो उसका खर्चा है वो है मेरे बच्चे टोटल इनकम का 9%। खर्चे का तो है 11.25%, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, खर्चे का तो है 11.25%, लेकिन वही बात अगर मैं इनकम पे कैलकुलेट करूं तो इनकम का है मेरे बच्चे 9%। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए कैलकुलेशन की? आपने कहा हाँ, ओके। अब हमसे पूछा क्या है उसने, अब उसने हमसे ये कहा कि भाई भोजन पर कितना खर्च हुआ, और यहां लाइन देखना कि इनकम का, आय का 15% भोजन पर खर्च करता है, खर्चे का 15% नहीं, इनकम का। तो इनकम का, इनकम ये 100% थी, इसका फूड पे जो खर्चा है मेरे राजा, वो 15% है। तो सच बात यह है कि शॉपिंग पे टोटल इनकम का 9% है, तो खाने पे 15% है। तो रेशियो लेता हूं तो 3 3 9, 3 5 15, यानी शॉपिंग पे 3 खर्च किए होंगे तो खाने पे 5। जबकि सवाल ने कहा था कि 7200 रुपए खरीदारी पर खर्च हुए हैं। तो मेरे बच्चे 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 72,000 या 7200 को, 7200 को 3 यूनिट 7200 को। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट इतना, तो 5 यूनिट कितना, 3 से काटेंगे 2400, तो 3 यूनिट 2400, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1,20,000। 24 5 120, मतलब 12,000, माफ करिएगा। तो 12,000 मेरे बच्चे, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए यार, इसमें सो टोट पे कैसे ले जाऊं तुमको, क्योंकि मुझे 9% की वैल्यू दे रखी है, 15 की वैल्यू निकालनी थी। मैं 8 से भाग देता, लेकिन 8 से सारी भाग जा रहे थे, तो मतलब सिंपल कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए थी। देखिए यार, अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का।
सवाल में क्या करें, इन जनवरी 2022 कीर्ति पेड एन ईएमआई विच वाज 22% ऑफ और मंथली सैलरी। कहता है वो उसकी मंथली सैलरी का 22% है। मंथली सैलरी का ईएमआई 22% है। अच्छा जी, बहुत सुंदर भैया। अब अगर मंथली सैलरी का 22% है, जो उसके मासिक वेतन का 22% था, उसने शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़ों पर खर्च किया। इस रिमेनिंग सैलरी ऑन शॉपिंग ग्रोसरी, कहता है ग्रोसरी पे और क्लोथ पे खर्च किया। किस अनुपात में? 7:5 में। उसने कपड़ों की खरीदारी पर इतना खर्च किया, यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% का इंक्रीज हुआ हो, तो फरवरी में उसके वेतन में क्या इंक्रीज, मतलब फरवरी में उसका वेतन क्या होगा? देखो यार, बहुत आसान सा सवाल है, बड़ी सीधी सी बात। देखना क्या कहता है, जो भी उसकी इनकम होगी उसमें 22% तो ईएमआई होगा, 22% होगा ईएमआई। और बाकी जो खर्चा बच गया, उस खर्चे में दो खर्चे, ग्रोसरी का और एक था ये क्लोथ का। और इस खर्चे का जो अनुपात है वो 7:5 है, खर्चे का अनुपात 7:5 है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताना, क्या बताऊं? दोनों तरीके से कर सकते हैं, डिटेल भी और शॉर्टकट भी। देखो शॉर्टकट में जाओगे तो ये बताओ, क्लोथ पे खर्चा 5 यूनिट जबकि दे रखा है 18,200, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे इतनी, तो टोटल खर्चा कितना है? 12 यूनिट है। 7 और 5 12, यानी ये उसका टोटल खर्चा है। लेकिन सच बात ये भी है कि टोटल इनकम का 22% तो उसकी सैलरी चली जाती थी, यानी 100 रुपए कमाता था तो 22 रुपए तो सैलरी ना, वो ईएमआई दे देता था। तो खर्चा कितना कर पाता था? बाकी बचा हुआ 78। तो 78 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे राजा इसको, ध्यान देना, 78 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो इनकम भाई ये खर्चा था ये वाला, तो 78 यूनिट इसको, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी? ये बात भी सही। फिर घुमा ले गया सवाल को। अब कहता है कि अगर उसकी सैलरी में, अगर उसके वेतन में 16% का इंक्रीमेंट लग गया, यानी उसकी सैलरी अगर 16% बढ़ गई, तो नई सैलरी होगी मेरे बच्चे 116%। 116% निकालनी है हमने इसकी बटे 100। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब मुझे चेक करना है कि क्या से ढूंढूं। देखिए, एक तरीका है डिजिटल सम, दूसरा तरीका है मेरे बच्चे डिविजिबिलिटी। देखिए मैं पहले डिविजिबिलिटी खोजने की कोशिश करता हूँ। कैसे? भाई ये तो तय है कि जो भी आंसर होगा उसके आखिर के दो अंक जीरो होंगे। हैं, आखिर में दो अंक जीरो, नहीं 5 है, 5 और 2 है, तो एक अंक जीरो आएगा, एक अंक जीरो आएगा। वो सारों में फंसा हुआ है, तो इसलिए लफड़ा वहां खत्म हो गया, चारों में सही वही है। लेकिन अगर दिमाग दौड़ाओगे तो एक बात तो जानोगे, क्या? कि 78 जो होता है वो 2 गुना 39 होता है, यानी एक दो है यहाँ। और यहाँ पे भी 2 नीम 18, 2 एकम 2, यानी एक दो यहाँ मौजूद है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ बच गया मेरे भाई कितना? 4। 12 में 4 मौजूद है। और यहाँ 116 भी 4 से भाग हो जाता है, आखिरी में 4। इसका मतलब पूरा जो भी मेरा आंसर होगा वो 4 × 16 का मल्टीपल होना चाहिए, 16 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी जो भी मेरा उत्तर होगा 16 से भाग होगा। अब 16 का नियम ये है कि अगर आखिरी 4 अंक देखते हैं, लेकिन आखिरी 4 अंक में भी हम ये देखते हैं कि अगर ये इवन है तो आखिरी 3 अंक 16 से भाग जाने चाहिए। अगर ये ओड है तो इसमें हम 16 का आधा 8 जोड़ के भाग देखते हैं। तो मैं देखूंगा कौन सा ऑप्शन 16 से भाग जा रहा है। तो चौथा अंक इवन है तो 350 जाएगा नहीं, इवन है 250 16 जाएगा नहीं, इवन है 520 जाएगा नहीं, 960, हाँ 16 96, तो ऑप्शन डायरेक्ट ही मेरा डी आंसर आ गया। हाँ जी। दूसरा तरीका है कि हम इसमें डिजिटल सम लगा दें। क्या लगा दें मेरे बच्चे? डिजिटल सम लगा दें। अब डिजिटल सम भी लगा के देखते हैं, चलिए आइए डिजिटल सम लगा दें। लेकिन डिजिटल सम के लिए ज़रूरी है कि वहाँ भी खराब ना हो डाटा। देखो यार, 8 मतलब 8 8 एक 9 हटा, 2 बचा यहाँ, 2 और 1 3 बचा दिया, 1 बचा, और 6 और 1 7 और 1 8 बचा। अब 3 दूनी 6 बचा, 6 8 48, 48 का 8 और 4 12, 2 और 1 3। तो ऊपर डिजिटल सम अभी 3 आ रहा है, नीचे भी सेटल करते हैं। 5 आया, 8 और 7 15, 15 का 6 है, 6 5 30, 3 का डिजिटल सम 3 आ गया। जब भी नीचे 3 आएगा तो आप डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते। जब भी नीचे 3 आएगा तो मेरे बच्चे आप डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते। सर फिर क्या किया जाए? तो इस 3 को पहले हटाना पड़ता है डिजिटल सम के लिए। अगर बटे में 3 है तो आप डिजिटल सम अप्लाई नहीं करेंगे, फिर देखो कटता है तो काटो। जैसे इसे काटेंगे तो ये बचेगा, 3 से काटेंगे तो 26, और 3 से काटेंगे 4। अब डिजिटल सम आप अप्लाई कर पाएंगे। 6 और 2 8, 8 5 40, 40 का डिजिटल सम आएगा 4, है ना? और 4 आ गया तो नीचे भी 7 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 7 से, तभी तो नीचे 1 बनेगा। अब देखते हैं 7 आया, या 7 को भी छोड़ो, यहाँ 7 आया ना, तो 7 और चौक 28, 28 का एक ही बना, यहाँ पे बना 2, और यहाँ 6 और 1 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 16 का 7, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 7 होना चाहिए। अब 7 पे चेक करें, ये तो होगा ही नहीं। ये 6 3 हो गया, 6 5 11, ये भी नहीं होगा। देखो जी, 8 2 10, और 5 15, और 6 21, ये 3 आ जाएगा, नहीं है। अब देखो 9 गया, 6 4 10, और 6 16 7 बन जाएगा, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा डिजिटल सम से करेक्ट है। एक हम इसमें तरीका ये भी लगा सकते थे कि 7 की डिविजिबिलिटी कैसे, क्योंकि ये नंबर 7 से भाग जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 6 42, तो ये 7 से भाग जा रहा है, लेकिन 7 भी फिर लंबा हो जाता है मेथड। 7 से बेटर 16 का पड़ता है।
देखिए बाबू, सवाल थोड़ा सा अच्छा, ध्यान से समझना। इफ यू हैव एनी फीडबैक लेट मी क्लियर इट। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं फैमिली इनकम इज ₹35,000 इन मंथ। एक परिवार की मासिक आय 35,000 रुपये। परिवार आय को विभिन्न व्ययों जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है। कहते हैं एक परिवार की मासिक आय 35,000 रुपये। ठीक है जी, एक परिवार की मासिक आय 35,000 रुपये। परिवार आय को विभिन्न व्ययों जैसे भोजन यानी फूड पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एंटरटेनमेंट पे, एंटरटेनमेंट और रेंट पर, कहता है जी ये उसके खर्चे हैं, इस पर खर्च करता है। ठीक है भाई, अब आइए यहाँ। अब कहता है कि सारे खर्चे हटाने के बाद 8% उसकी बचत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे खर्चे जो हैं वो कुल मिला के 92% है। अगर 8% बचत है तो बाकी 92% खर्चे गए। अब कह रहा था एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड। कहता है हेल्थ पे जो खर्चा है वो खाने का डबल, मतलब 50% ज्यादा है। 50% की फ्रैक्शन निगेटिव तो यानी हेल्थ हेल्थ इज 50% मोर देन ऑफ फूड, फूड से। तो यानी ये 2 है तो ये मेरे बच्चे 3 है। आपने कहा ठीक है। अगली लाइन में कह रहा है वाइल फूड इज 3 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट। जबकि खाने का जो खर्चा है वो एंटरटेनमेंट का 3 गुना है। यानी एंटरटेनमेंट पे 1 है तो ये 3 होगा। बहुत बढ़िया जी। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। कहते हैं हेल्थ पे जो खर्चा हो रहा है वो एजुकेशन का हाफ है। रेशियो खतरनाक हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहीं तक का डाटा सेट करते हैं और हम ये मान लेते हैं कि भैया फूड और इसको 3 दूनी 6 मान लेते हैं। तो 2:3 में बांटेंगे, यानी बराबर करेंगे तो इधर 3 से करा तो इधर भी 3 से करा तो ये 9 आ गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। देखो 2 3 है, उसके बाद फिर ये 3 है तो ये 1 है, यानी 1/3 होगा तो 6 का 1/3 हो जाएगा 2। तो एंटरटेनमेंट पे खर्चा हो गया 2। आपने कहा मामला सेट है यहाँ तक का। अब आ गया ये, यहाँ तक की बात समझ रहे हैं? फिर से समझा, देखो फिर से इसी लाइन को पढ़ते हैं। कहता है कि द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड। हेल्थ पे जो खर्चा हो रहा है वो फूड से 50% ज्यादा, तो 6 का 50% यानी 3 ज्यादा 9 है। और अगली लाइन में कह रहा है वाइल फूड इज 3 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट। फूड पे जो खर्चा हो रहा है एंटरटेनमेंट का 3 गुना। ये बात भी सही है। अगली लाइन में कह रहा है द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। पढ़ाई पे जितना खर्चा हो रहा है उससे आधा खर्चा हेल्थ पे होने लग रहा है। पढ़ाई कहाँ, ये रहा। तो पढ़ाई से आधा हेल्थ में है, तो यानी हेल्थ से डबल पढ़ाई में होगा। 9 दूनी 18 पढ़ाई में होगा। हाँ जी। द एक्सपेंसिव ऑन रेंट इज 1/3 ऑफ द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन। फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो फूड, हेल्थ और एजुकेशन को जोड़ेंगे तो 18 और 9 27 और 6 33। कहता है इन तीनों पे जो खर्चा हो रहा है उसका 1/3। तो 33 का 1/3 कितना हुआ, 11। तो 11 खर्चा हो रहा है मेरे भाई रेंट पे। ऐसा ऐसा डाटा सवाल ने दिया घुमा के। आइए भाई, हाउ मच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन एजुकेशन। तो कहता है एजुकेशन पे कितना खर्चा हो रहा है, ये हमारा सवाल है। तो पहली बात तो ये कि जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 18% 18 हिस्सा है एजुकेशन का। तो 9 का मल्टीपल देखो एक ही है भाई, 6 2 8 1 9। तो मेरे बच्चे आंख बंद करके ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। अब इसका सोल्यूशन भी बैठाने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, टोटल अगर खर्चा देखें तो 9 और 6 15, 15 और देखो 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 6 46। तो टोटल खर्चा हमारे हिसाब से हो रहा है 46 यूनिट। जबकि एक्चुअल में जो टोटल खर्चा है वो है 35,000 का 92%। 35,000 का 92%। आप कहें क्यों? क्योंकि 8% बचत है तो बाकी 35,000 का 92% खर्चा होगा। और यहां रेशियो दे रहे हैं तो 46 है तो 46 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। तो ये आ गई मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा एजुकेशन का खर्चा बताओ, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 करेंगे। आप बोले राजा बाबू ठीक ही तो बोल दिया आप। अब आइए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 46 दूनी 92, 35 दूनी 7, 18 7 126, तो 12,600 रुपये। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे सवाल को करने का डिटेल तरीका। दूसरा मैंने बताया इसका शॉर्ट तरीका कि 18 है तो सीधा 9 का मल्टीपल ढूंढ दो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव नाइस डे टू